हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभास सिंह एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स वेदा, जहाँ पे आज हम बात करेंगे प्रिज्म। एक ऑप्टिकल डिवाइस जो कि लाइट रे को स्प्लिट करता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। जो भी वाइट लाइट रेज होती है सन की, उसे वो 7 स्पेक्ट्रम्स में स्प्लिट करने का काम करता है। और इसके बेसिक्स के बारे में अगर हम जानें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रिज्म होता है, माफ़ करिएगा, दिस वन। अगर प्रिज्म को आप देखें लैब में तो आप देखेंगे ये इसका 3D व्यू हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो इसके दो जो फेसेस होते हैं, लेफ़्ट फेस और ये आपका जो राइट फेस है, 1 मिनट। जो दोनों फेसेस होते हैं इसके, ये लेफ़्ट फेस हमने मान लिया, ये हमारा राइट फेस हो गया। दोनों फेसेस बेसिकली ये होते हैं आपके रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर हो गया, राइट फेस रेक्टेंगुलर हो गया। बॉटम फेस जो होता है वो भी रेक्टेंगुलर होता है। साथ ही साथ दो इसमें आपको ट्रायंगुलर फेसेस दिखेंगे। एक तो ये आपका ये फ्रंट फेस हो गया और ये आपका बैक फेस हो गया, जो कि ट्रायंगुलर होती है। खास करके जब बुक में प्रिज्म को दिखाया जाता है तो उसके फ्रंट व्यू को दिखाया जाता है, जो कि ट्रायंगल के शेप का आपको दिखाई देगा। इसमें इसके मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसका जो मटेरियल होता है वो होता है क्राउन ग्लास। ये क्राउन ग्लास से बना होता है प्रिज्म। जैसे कि अगर हम लेंस की बात करें तो फ्लिंट ग्लासेस, फाइबर ग्लासेस यूज़ होते हैं, लेकिन प्रिज्म में जो होता है खास करके क्राउन ग्लास का यूज़ होता है, जो आप लैब में देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगुलर फेस की अगर हम बात करें, इसको अगर हम नाम दे दें इस पूरे के पूरे प्रिज्म को, तो आप बोलेंगे इसके जो एजेस हैं, जो वर्टेक्सेस हैं, इसको हमने नाम दे दिया। और लेटर सपोज इसको हमने कह दिया, इसको हमने बोल दिया ए, ये आपका हो गया बी, ये हो गया सी, दिस वन इज़ डी, और ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। तो आप देखेंगे इसमें जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ए बी सी फ्रंट फेस और डी ई एफ, ये दोनों फेसेस जो हैं ट्रायंगुलर फेसेस हैं। तो ट्रायंगुलर फेसेस में आपके आ गए ए बी सी एंड डी ई एफ। ये 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, आप इसको याद रखिएगा, 2 ट्रायंगुलर फेसेस। साथ ही साथ रेक्टेंगुलर फेस की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर फेस में आपका ए डी ई बी या ए बी ई डी आप कह सकते हो, ए बी ई डी। इधर वाले फेस को आप ले सकते हो ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। एंड ये बॉटम फेस को अगर हम लें ई एफ सी बी, ई एफ सी बी। इसमें जो 3 होते हैं ये आपके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। खास करके जो अगर आपने प्रिज्म को इस सिचुएशन में रखा है, इस कंडीशन में रखा है कि जो इसका बेस है या बेस पे जो फेस है वो बी सी एफ ई है, इस केस में जो लेफ़्ट वाली फेस है और ये जो राइट वाली फेस है ना, जो रेक्टेंगुलर फेस है, इन दोनों फेसेस को बोला जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस या फिर इसको बोला जाता है मैट सरफेसेस। तो अब इस बात को याद रखिएगा कि जो मैट सरफेस है इसमें, यानी मैट सरफेसेस कौन कौन सी हैं, तो ए बी ई डी है, ए बी ई डी। या फिर आप कह सकते हो कि ए सी एफ डी है, ये आपका हो गया ए सी एफ डी। दीज आर द मैट सरफेसेस, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, दूसरे सरफेस से लाइट इमर्ज होकर बाहर निकलती है। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। आप इसको याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, मैट सरफेसेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। खास करके अगर इस वाले एंगल की आप बात करो तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे इस वाले एंगल की बात करो चाहे इस वाले एंगल की बात करो, दोनों एंगल सेम होगा और ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जहाँ से अगर हम फ्रंट फेस को सिर्फ देखें तो आप बोलोगे दिस वन इज द फ्रंट फेस ए बी सी। और ये जो आपकी सरफेसेस हैं, जो आपकी ए बी दिख रही है, ए सी दिख रही है, ये कौन सी सरफेसेस हैं, मैट सरफेसेस हैं। साथ ही साथ दिस वन इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ए को आप लिख सकते हो एंगल ऑफ प्रिज्म,
या फिर इसी को दूसरा नाम दिया गया रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो बेसिकली जो भी इसके डेरिवेशंस हैं आपके सिलेबस में उसको ज़रा देख लिया जाए, जिसमें हमें कैलकुलेशंस करना होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। तो बेसिक जो रे डायग्राम है पहले तो हमने वो ड्रॉ करना है। सो लेट अस सपोज कि ये हमारे पास प्रिज्म जो है दिस वन इज़ ABC, एक प्रिज्म है हमारे पास, ये ABC ये प्रिज्म हो गया। एक लाइट लेफ्ट वाली फेस पे ऐसे इंसिडेंट हुई, लेट अस सपोज दिस वन इज़ द इंसिडेंट रे। लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद जहाँ पे सबसे पहला काम हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। जहाँ भी लाइट इंसिडेंट हुई तो जहाँ पे एक हमने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया। सो दिस वन इज़ अ नॉर्मल, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो लाइट होगी जहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी। तो जब लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी तो लाइट कुछ ऐसे गई, दिस वन ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। यहाँ पे भी एक हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये आपका हो गया नॉर्मल इस वाली फेस के लिए, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस वन इज़ द नॉर्मल। उसके बाद लाइट अब रिफ्रैक्ट होने वाली है, यानी इमर्ज होने वाली है लाइट। तो अब लोग लाइट जब इमर्ज होगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। अब अगर हम लाइट रेस की नेमिंग कर दें तो ये आपकी जो थी ये आपकी इंसिडेंट रे है एंड दिस वन इज़ ये इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे आपकी हो गई। साथ ही साथ ये नॉर्मल आपका हो गया N1, ये आपका जो नॉर्मल है ये हो गया N2। नॉर्मल दोनों नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेट अस सपोज हमने उसको Q कह दिया। साथ ही साथ जहाँ पे नॉर्मल्स हैं उन पॉइंट्स को आप नाम दे दो। लेट अस सपोज इसको हमने कह दिया P और इस पॉइंट को हमने बोल दिया Q। हमें एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में जानना है, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो बना हुआ एंगल होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप ट्रेस करिए कि अगर प्रिज्म ना होता तो आप कहते हैं कि ये लाइट जो है ना, ये जो इंसिडेंट रे है वो इस पाथ पे चली गई होती। इट वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये ओरिजिनल डायरेक्शन इंसिडेंट रे की। ये इमर्जेंट रे है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आप ट्रेस करो। तो जब भी आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करोगे ना तो ये कुछ ऐसे जाएगी। तो दोनों रेज ने यहाँ पे कट किया एक्चुअल में ये। तो ये जो एंगल बना है इंसिडेंट रे के ओरिजिनल डायरेक्शन और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको कि हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी डेल्टा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो चलिए डेल्टा पहले कैलकुलेट करने के लिए कुछ एंगल्स जो हैं हमारे उनकी नेमिंग कर दी जाए। तो एंगल्स की अगर हम नेमिंग करें, लेट अस सपोज दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया बिकॉज दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे इनटू द डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम हो गया प्रिज्म आपका। इस एंगल को हमने R1 बोल दिया। यहाँ पे ये आपका एंगल हमने बोल दिया लेट अस सपोज R2 और ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको हमने बोल दिया E। अब ज़रा गौर करिएगा, डायग्राम को खास करके समझना है हमें। यहाँ पे अगर हम इस एंगल की बात करें, दिस वन इज़ द रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर प्रिज्म एंगल आप इसको बोल सकते हो। अब ज़रा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम इसके एंगल ऑफ डेविएशन के कैलकुलेशन पे आने वाले हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करें तो अब लोग इस वाले कोऑर्डिनेटर में अगर देखा जाए APQ और सॉरी ये वाला जो था ये आपका R था, इसको आप नाम दे दो R, APQR, ये वाले पॉइंट को हमने R बोल दिया। तो इन कोऑर्डिनेटर APQR, ये हो गया APQR। इस क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो आप बोलोगे यार ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी 90 है, ये वाला जो पूरा एंगल दिख रहा है ये भी ऑलरेडी 90 है। 90 इसलिए बिकॉज N2 और ये N1 जो है इस पॉइंट पे नॉर्मल्स हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, मतलब 180 डिग्री हो गए।
दोनों को जोड़ के, इसका मतलब कि जो बचे हुए एंगल हो गए एंगल ए प्लस एंगल क्यू, इन दोनों को जुड़ के 180 होना पड़ेगा, बिकॉज चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू, यहाँ से हो जाएगा एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, या फिर सिर्फ इसको एंगल क्यू बोलो, प्लस एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चूँकि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो जहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा कि एंगल क्यू प्लस एंगल ए दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो 180 डिग्री होना चाहिए इन दोनों का सम, ए और क्यू का। ओके आगे अगर हम बात करें तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, छोटा सा ट्रायंगल, ये जो P और ये जो Q है, सॉरी P और ये R, ये पॉइंट R जो यहाँ पे लिखा है एक्चुअल में ये वाला पॉइंट है PRQ। इसकी अगर बात करें हम तो इन ट्रायंगल PRQ, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे 180 डिग्री अगर होता है तो ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक काम आप यहाँ से कर सकते हो कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें जो हमारी बनी है, तो आप दोनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, आप इनको इक्वेट कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इनको आपस में आप इक्वल कर सकते हो। सो एंगल क्यू प्लस एंगल, ये वाला एंगल आपका एंगल ए हो गया, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू। ये एंगल क्यू कट गया, इसका मतलब कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल्स टू हमें मिला एंगल ए। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें रिलेशन मिला, और हमें खास करके जिस एंगल्स की बात करनी है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको ज़रा आप ध्यान से देखें तो आप बोलोगे कि ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन की बात हो रही है ना, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की बात हो रही है, लेट अस सपोज कि ये वाला एंगल अगर एंगल 1 हो और ये वाला एंगल अगर एंगल 2 हो, तो जो डेल्टा आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल फॉर एंगल 1 एंड एंगल 2। अब सवाल ये उठता है यार कि एंगल 1 कितना होगा, एंगल 2 कितना होगा। तो आप ज़रा यहाँ पे गौर करिए, अगर ये पूरा एंगल आई हो गया तो आप बोलोगे फिर तो ये पूरा एंगल आई हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये पूरा एंगल आई हो गया, जी हमने R1 मान रखा है, तो एंगल 1 हो जाएगा I माइनस R1। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल I माइनस एंगल R1। ऐसे ही अगर ये पूरा एंगल E हो गया तो आप बोलोगे ये पूरा एंगल E हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ठीक है ना। ये एंगल E तो वर्टिकली अपोजिट पूरा एंगल E, और ये चूँकि R2 है तो हमें सिर्फ इतना चाहिए ये, तो आप इस पूरे में से ये वाला हिस्सा गायब कर दो, यानी E माइनस R2 कर दो, ये एंगल 2 निकल के आ जाएगा। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल E माइनस एंगल R2। अब आप लिख सकते हो कि डेल्टा इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो। तो फर्दर हम इसे कंटिन्यू करेंगे, तो आपने लिखा कि हमने लिखा चूँकि डेल्टा इज़ द एक्सटीरियर एंगल फॉर एंगल 1 एंड एंगल 2। तो आप लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस इसको एंगल 1 साफ दिख नहीं रहा, ये आपका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है एंगल I माइनस एंगल R1, प्लस एंगल 2 की वैल्यू हमने निकाली है एंगल E माइनस एंगल R2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल I प्लस एंगल E माइनस कॉमन कर ले यहाँ से, तो इन ब्रैकेट हो जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये आपका हो गया डेल्टा। अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन नंबर 3 हम नाम दे दें, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल R1 प्लस एंगल R2 कैन बी रिटन एज एंगल ए। इसके जगह पे एंगल ए आप लिख सकते हो। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो गया एंगल I प्लस एंगल E माइनस ऑफ एंगल ए।
सो दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। यही जो आपका है एंगल, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डेविएशन। यानी इतने डिग्री के एंगल पे जो जहाँ पे लाइट है वो डेविएट हुई है। ठीक है, सो दिस वन इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन आपका हो गया। ये जो रिलेशंस आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे रिलेशंस है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे कहीं ना कहीं में भी और इस्तेमाल हों। आप कह सकते हो कि यहाँ से भी ये एंगल Q प्लस एंगल A जो है 180 डिग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम रिजल्ट्स जहाँ पे हमने एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर ली। और अगर और भी इसमें कंडीशन देखी जाए तो आप साफ साफ कह सकते हो कि यार एंगल ऑफ डेविएशन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज दिस वन इज़ अ फिक्स्ड एंगल। एंगल ऑफ इमर्जन पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इन सब की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ एंगल ऑफ डेविएशन बदलेगा। यानी कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि आखिरकार मिनिमम डेविएशन कब होगा। यानी कि ये जो लाइट डेविएट हुई है, कोई तो ऐसी कंडीशन होगी कि ये जो डेविएशन एंगल है डेल्टा आपको दिख रहा है कम से कम हो, लाइट यानी कम से कम डेविएट हो। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की अगर हम बात करें तो वो ज़रा आप देख लीजिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि अगर लाइट, माफ़ करिएगा, एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि अगर लाइट जो है सिमेट्रिकली पास हो, उस केस में थ्रू द प्रिज्म अगर सिमेट्रिकली लाइट पास हो रही है तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। जब आप बोलोगे सिमेट्रिकली पास हो रही है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि लेट अस सपोज ये हमारी एंगल ऑफ, ये हमारी इंसिडेंट रे है, सॉरी ओके, हमने मान लिया कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, दिस वन इज़ द इंसिडेंट रे। और दूसरा काम हमने ये करना है कि भी नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ऐसे, दिस वन इज़ अ नॉर्मल। उसके बाद ये लाइट अगर सिमेट्रिकली जाए, ऐसे गई, साथ ही साथ दूसरे सरफेस पे भी हमें क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। सो लेट अस सपोज हमने यहाँ भी ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आपकी नॉर्मल होगी। उसके बाद लाइट फाइनली इमर्ज होने वाली है, तो इमर्ज होने के बाद लाइट कुछ ऐसे गई। तो सिमेट्रिकली पास होने का मतलब आप ज़रा समझिए, सिमेट्रिकली पास होने का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिकली पास होने का मतलब होता है कि अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये आई एंगल पे इंसिडेंट हुई, साथ ही साथ ये वाला एंगल अगर R1, ये वाला एंगल अगर R2 है, ये वाला एंगल अगर E है, और ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको नाम दे दें प्रिज्म को हम ABC, और ये है P, और इसको हमने नाम दे दिया Q। तो डेविएशन मिनिमम तब होता है, आप बोलोगे कि व्हेन एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E, और इसको हमने मान लिया I के बराबर। यानी जब ये दोनों एंगल्स बराबर हों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, साथ ही साथ ये दोनों एंगल अगर आपस में बराबर हों, यानी कि एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2 इज इक्वल्स टू R, साथ ही साथ ये इस केस में जो PQ होगी ना वो BC के पैरेलल हो जाएगी। अब ज्योमेट्री यूज़ करिए, आपको पता चलेगा कि PQ जो होगी वो BC के पैरेलल हो जाएगी, एंड PQ पैरेलल टू BC। इस केस में जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हम डेविएशन जान लें कि डेविएशन हो कितना रहा। तो डेविएशन के लिए सबसे पहला काम यही है कि आप देखो कि कितना ये लाइट किस पाथ पे जा रही थी, तो ये लाइट इस पाथ पे जा रही थी एक्चुअली, ठीक है। साथ ही साथ ये लाइट जो इमर्ज आउट हुई है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रेस किया, तो यहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो कि ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है ना, किसकी? इंसिडेंट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन है। और साथ ही साथ ये आपकी है इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है, लाइट इतना मुड़ी है, जा रही थी इस पाथ पे लेकिन इतना मुड़ के इस पाथ पे फाइनली निकली है, तो ये जो डेल्टा होगा ना, ये डेल्टा जो होगा मिनिमम होगा। कब? जब ये वाली कंडीशन होगी। ये बात समझ में आ रहा है? यानी कि इस कंडीशन में डेल्टा लिख सकते हो कि विच इम्प्लाइज कि जो डेल्टा होगा इस कंडीशन में वो क्या होगा? डेल्टा मिनिमम के बराबर होगा। अब जैसे हमने डेविएशन तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन सवाल उठता है कि यार मिनिमम डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा। तो आप खुद देखिए, डेविएशन इक्वल्स टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A यहाँ पे दे रखा है। तो आप यहाँ पे आप जानते हो कि जब डेविएशन मिनिमम होता है तो एंगल I और एंगल E दोनों I के बराबर हैं। तो पहले तो ये फार्मूला हम लिख लें कि
कि जो डेविएशन था हमारा वो डेविएशन था कितना, सो डेविएशन इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। अब बोलोगे फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है, एंगल आई एंगल ई बराबर हो गए आई के हो गए, और ये डेल्टा हमने लिखा मिनिमम इज इक्वल्स टू, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे जिसको कि हमने एंगल आई मान रखा है, तो ये आपका हो जाएगा आई प्लस आई माइनस, ये आपका हो गया, इसको सिंपल हम ए लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2i माइनस ए। सो डेल्टा मिनिमम यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2i माइनस ए मिल गया। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और हमने जो देखा था कि एंड हमने देखा कि जो एंगल R1 प्लस एंगल R2 था वो किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। अब ज़रा गौर से आप देखिए, यहाँ पे जो पीछे हमने रिलेशंस निकाले हैं ना, उसमें आपको ये रिलेशन नज़र आएगा कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 एंगल ए के बराबर है। चूँकि मिनिमम डेविएशन के केस में ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं और दोनों को हमने आर मान रखा है, तो आप कह सकते हो कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन यानी फॉर डेल्टा मिनिमम, अगर मिनिमम डेविएशन की बात करें तो इसको भी आप एंगल आर लिखो, सिर्फ इसको भी आर लिखो बराबर, इसको सिर्फ ए लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विच इम्प्लाइज आर बराबर हो जाएगा a/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम आई को लिखना चाहें, आप बोलोगे आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो एक्चुअली हमने जहाँ पे एंगल आई और एंगल आर को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर प्रिज्म फॉर्मूले, एक प्रिज्म फार्मूला होता है यहाँ पे, प्रिज्म फार्मूला एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन सारे एंगल्स के बीच का रिलेशन होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने इसका म्यू मान रखा है, तो अब लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो हमें तो पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा मैं ऊपर लिखने दीजिए, हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर। अब आप बोलोगे ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल आई, अभी हमने कैलकुलेट किया डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, तो ये आपका हो गया साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और ये हो गया बाई 2 डिवाइड बाई साइन आर की वैल्यू हो जाएगी a/2। तो आपके सामने जो भी फॉर्मूला निकला फाइनली कि म्यू इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास निकल के आया है कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ a/2। दिस इज़ कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला, इसको आप प्रिज्म फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। अब देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ये प्रिज्म मटेरियल है, ये रिलेशन एक्चुअली स्नेल्स लॉ से ही आया है जो अपने फर्स्ट सरफेस पे यूज़ किया। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है थिन एंगल्ड प्रिज्म के बारे में, क्या हो अगर ये एंगल बहुत छोटा हो, ये जो प्रिज्म एंगल की बात हो रही है, यानी थिन एंगल प्रिज्म का मतलब कि व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा एंगल है। आपको एक चीज़ पता है कि जब एंगल छोटे होते हैं, हम जनरलाइज अगर बात करें, आप बोलोगे कि साइन थीटा ये इज इक्वल्स टू हो जाता है थीटा किसके, व्हेन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत ज़्यादा छोटा बनता है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो। अब ज़रा इमेजिन करो कि अगर ये प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है तो जितने भी एंगल्स बने होंगे ना, वो सारे के सारे एंगल्स बहुत छोटे बने होंगे। तो ये हमारा जो रिलेशन निकला है म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/, ये 2 है, माफ़ करिएगा यहाँ पे ये 2 है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। यहाँ पे भी हमने काम गड़बड़ किया है, लेट मी, ये डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, यहाँ भी डेल्टा मिनिमम प्लस a/, यहाँ पे 2 है। तो आप बोलोगे साइन दोनों जगह से हट जाएगा, क्योंकि साइन थीटा को हम साइन सिंपल थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा म्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम
प्लस a/2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा a/2, 2 से 2 कट गया, विच इम्प्लाइज ए को आप इधर कर लो तो म्यू टाइम्स ए इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए को आप इधर कर लो तो ये हो जाएगा म्यू ए माइनस ए इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू, आपने ए कॉमन कर लिया एंड दिस इज म्यू माइनस 1। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। तो आप लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जब एक रिलेशन ड्रॉ किया गया, जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये क्लास एक्चुअली फास्ट पेस क्लास है जिसमें बोर्ड के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही हम बताएंगे, बाकी डिटेल में इसकी और वीडियोस एक दो और अपलोड करेंगे जिसमें कुछ चीज़ें डिटेल में होंगी। ये एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है। इसमें हमें एक वो एंगल मिलती है जहाँ पे डेविएशन सबसे कम होता है। अगर इस एंगल की बात करें हम, थोड़ा गौर करिएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो डेविएशन है वो सबसे मिनिमम है, ग्राफ सबसे लोअर है, यानी कि ये जो होगा डेविएशन मिनिमम है। और इस पॉइंट पे देखो, ये एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा के बीच का ग्राफ है। तो आप बोलोगे इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके रहा होगा, एंगल ऑफ ई के बराबर रहा होगा, R1 किसके बराबर रहा होगा, R2 के बराबर रहा होगा, साथ ही साथ जो PQ लाइन है वो पैरेलल रही होगी BC के। ये सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे आई होंगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो एंगल्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको डेविएशन इक्वल मिलेगा। जैसे मान लो कि इस डेविएशन की हम बात करें तो इस डेविएशन के कोरेस्पॉन्डिंग आपको दो एंगल्स मिलेंगे। अब देखिए इसको हम आगे ऐसे ट्रेस करें तो आप बोलोगे हमारे पास दो ऐसे एंगल आए, एक तो ये वाला एंगल यानी इस एंगल की बात करें, और एक ये वाला एंगल, इस एंगल की हम बात करें जहाँ पर डेविएशन इक्वल है, यानी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इसको हम I1 मान लें, इसको I2 मान लें। तो आप बोलोगे I1 I2 ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर डेविएशन जो है इक्वल है। तो इसको मान लो डेल्टा डैश हमने मान लिया। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइट ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है, इसलिए दो दो एंगल्स ऐसे पॉसिबल हो जाते हैं जहाँ पर डेविएशन इक्वल आता है। लेकिन सिर्फ एक एंगल ऐसा मिलेगा जहाँ पर डेविएशन सबसे मिनिमम आएगा। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी दो वीडियोस और प्रिज्म के हम अपलोड करेंगे जिसमें डिस्पर्सिव पावर और ये सब चीज़ें देखी जाएंगी प्रिज्म से रिलेटेड। सो अब बने रहें। जो कुछ कुछ ये फॉर्मूले निकल के आए हैं उन सारे फार्मूलों को हम थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखा दें। एक ये फार्मूला निकल के आया फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। साथ ही साथ एक ये प्रिज्म फार्मूला जो निकल के आया है, दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे ये जो छोटे छोटे रिलेशंस निकल के आए हैं, एक ये रिलेशन हो गया, साथ ही साथ एक ये रिलेशन हो गया। व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये सॉरी एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल की बात नहीं है, जब डेविएशन मिनिमम हो ये उस वक्त की कहानी है। क्या आई डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 हो जाता है, R A/2 हो जाता है। साथ ही साथ ये सारे रिलेशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये जो कंडीशंस हमने आपको यहाँ पे दिखाई कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया सरफेस AB के लिए, ये R2 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सरफेस AC के लिए, एंड दिस वन इज़ द फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस। उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, कंडीशंस यहाँ पे लिखी है। लाइट जब सिमेट्रिकली प्रिज्म के थ्रू पास होती है यानी पैरेलल, यानी कि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं। आप ये की बात करें, साथ ही साथ ये बेस BC की बात करें, ये दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पे अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जाए तो जैसा आपको लेफ्ट में दिखेगा वैसे ही राइट में दिखेगा। तो ये हमने बात उसकी कर ली। ये आपका हो गया एंगल ऑफ डेविएशन का जो जनरल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड प्रिज्म एंगल। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बेसिक इसका डायग्राम है, रे डायग्राम, जहाँ पे ज्योमेट्री का यूज़ किया गया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये डेविएशन का जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के लिए।
ये 3D व्यू दिखाने की हमने कोशिश की एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द प्रिज्म। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।